चलिए बेटा एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस करना है। क्या पूछा है क्वेश्चन इसके अंदर, अप्लाई द गिवन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो मैट्रिक्स दिया है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन दिया है और उसको अप्लाई करके जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो लिखना है। पहले के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको मैट्रिक्स दिया है 1 0 -1 एंड 3 और रो ट्रांसफॉर्मेशन क्या करना है, R1 चेंजेस विथ R2। अब इस नोटेशन का मतलब आपको पता है कि R1 और R2 एक दूसरे की जगह चेंज होने वाले हैं। जो नया मैट्रिक्स मिलेगा दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द गिवन मैट्रिक्स। R2 जाएगा R1 की जगह पर और R1 जाएगा R2 की जगह पर। खत्म। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड वन, मैट्रिक्स दिया है -1 3 2 5 4। ठीक है। और चेंज किसके अंदर होने वाला है, ये जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या करना है, R1 चेंजेस टू R1 - R2। चेंज R1 के ऊपर होने वाला है, तो जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसके अंदर R2 एज इट इज रहेगा। और R1 के अंदर कैसा चेंज होने वाला है, देखिए R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। तो R1 ये है, उसमें से R2 को सब्ट्रैक्ट करना है, दैट इज 1 - 2 -1 - 5 एंड 3 - 4। तो जो नया मैट्रिक्स मिलेगा, अब देखिए यहाँ पर मैं इक्वल साइन लिख रहा हूँ क्योंकि इसका मैं इक्वेट, इसका नतीजा लिख रहा हूँ मैं। जो भी आ रहा है वो तो इसके साथ में इक्विवेलेंट है, इसका इक्वल मैट्रिक्स में लिख रहा हूँ। ठीक है। मतलब ये सिर्फ सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ मैं। तो मिलेगा क्या, -1 -6 -1 2 5 4। ठीक है। R1 के अंदर चेंज करना था, और कैसे चेंज करना था, तो R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट करना था। समझ में आई बात। ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड। नेक्स्ट थर्ड वाला, थर्ड के अंदर A दिया हुआ है दैट इज 5 4 1 3 और B दिया है 3 1 4 5 और A के अंदर चेंज करना है दैट इज C1 चेंजेस विथ C2 एंड R1 चेंजेस विथ R2। ठीक है। तो इस मैट्रिक्स के अंदर क्या चेंज करना है, C1 और C2 चेंज करने हैं, एक्सचेंज करने हैं एक दूसरे में। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। तो सेकंड कॉलम जो है वो फर्स्ट कॉलम बनेगा और फर्स्ट कॉलम जो है वो सेकंड कॉलम बनेगा। तो इसका इक्विवेलेंट मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू दिस कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ये है। और यहाँ पर रो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होने वाला है, दैट इज B इज इक्विवेलेंट टू R1 और R2 एक दूसरे की पोजीशन चेंज करेंगे, तो R2 बन जाएगा R1 और R1 बनेगा R2। अब ये पूछा है, हाँ, अब इस क्वेश्चन के अंदर और भी एक चीज पूछी थी कि थर्ड के अंदर व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप लोग ये चेंजेस होने के बाद में क्या ऑब्जर्व कर रहे हो। तो कुछ नहीं, बस ये दोनों भी मैट्रिक्स इक्वल आ रहे हैं, यही ऑब्जर्वेशन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या क्या चेंजेस करने हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो भी मैट्रिक्स दिया है, देखो ये जो एक्सरसाइज है ये बेसिक एक्सरसाइज है। आगे आपको जो इनवर्स निकालना है ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके, उसके लिए का ये नेट प्रैक्टिस है, ऐसा समझ लो। ओरिजिनल मैच अभी आने वाला है, उसके पहले का जो प्रैक्टिस होता है वो ये वाला है। तो सेकंड एक्सरसाइज इनवर्स निकालना इंपॉर्टेंट है बाय यूजिंग रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का अच्छे प्रैक्टिस होने के लिए ये एक्सरसाइज दिया हुआ है। ठीक है। लेकिन एक आध मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, कोई बता नहीं सकते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या पूछा है, एक मैट्रिक्स दिया है ए नाम का 1 2 -1 एंड 0 1 3। दूसरा मैट्रिक्स है दैट इज बी, जिसके अंदर एलिमेंट है 1 0 2 2 4 5। और करना क्या है आपको, देखिए पहले मैट्रिक्स के ऊपर जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा दैट इज 2C2 और दूसरे के ऊपर है -3R1। अब ये भी एक अलग तरीके का नोटेशन है, इसको समझिए। जब ये कहा जाता है कि ये मैट्रिक्स दिया है और उसके ऊपर आपको 2C2 ये कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है, तो इसका मतलब है कि C2 के अंदर चेंज हो रहा है। और कैसे चेंज किया जा रहा है, तो C2 को 2 से मल्टीप्लाई करके। तो इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो दैट C2 इज गोइंग टू बी चेंज्ड लाइक 2 टाइम्स C2। इसको आप कैसे लिख सकते हो, R1 इज गोइंग टू बी चेंज्ड लाइक -3 टाइम्स R1, इस प्रकार से। ठीक है। तो पहले के अंदर क्या चेंज हो रहा है, first and third column is going to be remain same, only second is going to be changed. So we will write first and third column as it is, and what is going to be changed in second column, that is we are going to multiply by 2. So we will get 2 to the 4, 2 1s are 2.
Now second one, equivalent of given matrix. What we have to what is going to be changed? R1 is going to, row 1 is going to be changed, and how the change is going to be occur, that we are going to multiply by -3 to the first row. So we will get -3, 0 and -6, 2, 4, 5 will remain as it is. So these are the two matrices which we are getting after column transformation in first matrix and row transformation in the second matrix. Now what we have to do, they have asked us to add these two new matrices. After transformation, those matrices which we are getting after transformation, we have to add them. So these are the new matrices after transformation. So now we will add these two, that is A plus B is equals to 1, 4 minus 1, 0, 2, 3 plus -3, 0, -6, 2, 4, 5. Okay, their addition is 1 minus 8, that is -2, 4 minus 7, 2, 6, 8. Okay, so this is what the addition of these two matrix. Okay, I will write next question so that we can discuss them. Okay, next दो क्वेश्चंस लिखे हैं. इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए है इन दो क्वेश्चंस का, क्योंकि इनको सॉल्व करने के बाद में आपको एक क्वेश्चन पूछा है नीचे 6th वाले क्वेश्चन के अंदर, व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम एग्जाम्पल 5 एंड एग्जाम्पल 6. इसमें और इसमें इसको सॉल्व करने के बाद आप क्या कंक्लूड कर सकते हो. तो ऐसा क्यों पूछा है इसको मैं आपको बताता हूँ. देखिए दोनों मैट्रिक्स सेम है, पहली चीज. दूसरी चीज, 5th वाले एग्जाम्पल में आप क्या करने जा रहे हो, इस मैट्रिक्स के ऊपर 3R3 ये रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे पहले, फिर जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसके ऊपर ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन आप अप्लाई करने जा रहे हो, और फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपके पास वही मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स के ऊपर आप पहले 5th वाले एग्जाम्पल में जो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया था वो आप पहले करेंगे और फिर बाद में वही रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे. मतलब हुआ क्या है, 5th और 6th के अंदर मैट्रिक्स सेम है, लेकिन 5th के अंदर दो तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन यूज किए हैं और वो जिस ऑर्डर में किए हैं उसका उल्टा ऑर्डर नीचे लिया है. ठीक है ना. तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है ये हम लोग देखेंगे सॉल्व करने के बाद. तो देखिए सबसे पहला 5th वाला ले लेते हैं. आपका मैट्रिक्स है A 1 -1 3 2 1 0 3 3 1. अब आप इसके ऊपर 3R3 ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हो. अब मैंने आप लोगों को बताया है कि 3R3 का मतलब क्या होता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, R3 इज गोइंग टू बी चेंज्ड. थर्ड रो के अंदर चेंज होने वाला है. कैसे होने वाला है, तो थर्ड रो को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है. तो जो नया मैट्रिक्स मिलेगा दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द प्रीवियस मैट्रिक्स. सो पहला और सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड रो विल रिमेन एज इट इज, एज देयर इज नो चेंज इन द फर्स्ट टू रोज. नाउ थर्ड रो we are going to multiply third row by 3, so we will get 3 3s are 9, 3 3s are 9, 3 1s are 3. okay, now यहां पर क्या पूछा है, एंड देन कहा गया है. दैट मीन्स फर्स्ट they have asked us to do 3R3, that is we have to do first row transformation and the matrix obtained after row transformation is going to be transformed again by using this transformation. So जो नया मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा अब इसी के ऊपर हम लोग ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे. अब ये नया और एक नोटेशन देखिए, हम लोगों ने ऐसा नोटेशन नहीं देखा था. इसका क्या मतलब होता है, जो पहले लिखा गया है कॉलम हो या रो हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो. अब इसके अंदर आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि बेसिकली चेंज कौन होने वाला है इनके अंदर. तो जो पहले लिखा हुआ होता है वो कॉलम हो या रो हो उसके अंदर चेंज होने वाला होता है. तो ये बुक वाले ऐसा लैंग्वेज यूज करते हैं, लेकिन हम कैसा यूज करते हैं, जो चेंज होने वाला है उसको पहले हम लिखते हैं. ठीक है. अब जब भी आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा तो समझ लेना कि जो पहले लिखा हुआ है दैट इज गोइंग टू बी चेंज. और कैसे चेंज होने वाला है, तो चेंज कौन हो रहा है, C3. और कैसे चेंज हो रहा है, C3 इज गोइंग टू बी चेंज, और कैसे, दैट C3 के अंदर 2 times C2 ऐड किया जा रहा है. ठीक है. तो जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो कैसा रहेगा, कॉलम 1 और कॉलम 2 एज इट इज रहने वाले. सो 1 2 9 उनको पहले लिख लेते हैं. अब C3 चेंज होने वाला, और कैसे, C3 के अंदर 2 times C2 ऐड किया जाएगा. तो -1 × 2 -2, और इस -2 को 3 के अंदर ऐड किया जाएगा, दैट इज 3 - 2 यहां पर लिखता हूं. ठीक है. नेक्स्ट C3
दैट इज 0, इसके अंदर ऐड किया जाएगा 2 टाइम्स C2 दैट इज 2 टाइम्स 1 दैट इज 2, C3 दैट इज 3, उसके अंदर ऐड किया जाएगा 2 टाइम्स C2 दैट इज 18। ओके, नाउ दिस मैट्रिक्स, अब ये बस सब्ट्रैक्शन एडिशन लिखना है, इसलिए इसका मैं इक्विवेलेंट लिख रहा हूं। ये इक्वल साइन इस मैट्रिक्स के लिए है, इस मैट्रिक्स के लिए नहीं है। इससे रिलेटेड जो यहां पर आएगा वो इक्विवेलेंट ही रहेगा। इसके बाद में इक्वल साइन आ रहा है मतलब वो इसके लिए आ रहा है, ओरिजिनल तो इक्विवेलेंट ही रहेगा। अब लिखेंगे इसको 1 2 9 -1 1 9, 3 - 2 1 मिलेगा, 0 + 2 2 मिलेगा, 18 + 3 21 मिलेगा। सो ये मिला है आपको ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद में। तो इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि हमें बाद में कंक्लूजन भी लिखना है। दैट इज 1 2 9 -1 1 9 1 2 21। ठीक है, अब क्या करना है? हाँ, अब क्या करेंगे, पहले हमने रो किया था, फिर कॉलम किया था, अब पहले कॉलम करेंगे इसके ऊपर और फिर रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूं। सो आई एम गोइंग टू डू फर्स्ट कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये दिया गया मैट्रिक्स है और चेंज क्या है, दैट इज C3 + 2 टाइम्स C2, और इसका मतलब क्या होता है, और आप लिख सकते हो C3 चेंजेस टू C3 + 2 टाइम्स C2। सो दिया गया मैट्रिक्स इक्विवेलेंट रहेगा। कौन चेंज होने वाला है? C3। तो पहले दो कॉलम्स को मैं एज इट इज लिखूंगा, और C3 के अंदर कैसा चेंज हो रहा है, दैट इज C3 + 2 टाइम्स C2 दैट इज +2 मतलब -2 हो जाएगा। देखिए C3 + 2 टाइम्स C2 मतलब -2, फिर उसके बाद में C3 + 2 टाइम्स C2, फिर C3 + 2 टाइम्स C2 दैट इज 6। तो क्या मैट्रिक्स मिल रहा है आपको? दिस इज इक्वल्स टू 1 2 3 -1 1 3, आपको मिलेगा 1 2 7। ओके, so this is the new matrix after column transition. Now we are going to apply row transformation for this matrix. So what is that? 3 times R3। 3 times R3 का मतलब क्या होता है? R3 is going to be changed in this way. So नया मैट्रिक्स मिलेगा, that will be equivalent to this matrix। और क्या करना है? 1 - 1 2 1 2। ओके, पहले दो रोज एज इट इज रहेंगे, थर्ड रो को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो दिस इज द मैट्रिक्स। अब आप इन दोनों को ऑब्जर्व कीजिए, क्या दिख रहा है आपको? दोनों भी सेम आ रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है? दैट ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस आर कॉम्यूटेटिव। मतलब कोई भी आप दो ट्रांसफॉर्मेशन किसी मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई कर रहे हो, और अगर आप अप्लाई करने का उनका ऑर्डर चेंज कर देते हो तो आने वाले रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट मीन्स मैट्रिक्स एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस वेदर दे आर रो और कॉलम, सो दे आर कॉम्यूटेटिव। ओके, चलिए मैं नेक्स्ट एग्जांपल लिखता हूँ, फिर हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। चलिए, यूज सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑन दिस मैट्रिक्स टू कन्वर्ट इट इनटू एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था जब 11th का हम लोगों ने सीखा था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? तो जो मेन डायगोनल होता है उसके नीचे के एलिमेंट 0 होने चाहिए, उसको कहा जाता है अपर ट्रायंगुलर। तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, और अपर ट्रायंगुलर का मतलब क्या है? ये आपका मेन डायगोनल है, तो इसके नीचे वाला पार्ट मतलब ये इस पोजीशन पर आपको 0 मिलना चाहिए। तो आपका दिया गया मैट्रिक्स क्या है? 1 2 3 4। तो आपको इसको अपर ट्रायंगुलर बनाना है, मतलब मेन डायगोनल के नीचे का बस एक ये एलिमेंट 0 बन जाएगा तो काम हो जाएगा। अब इसको 0 बनाने के लिए आपको सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है। तो ये आपकी मर्जी कि आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है या कॉलम करना है, जैसे करना है करो, जो भी चेंज करना है करो, लेकिन चाहिए क्या? यहां पर 0 आना चाहिए। अब क्या दिमाग लगाएंगे आप लोग अगर यहां पर 0 लाना है? तो देखिए चेंज कौन से, अगर मान लो कि मैं रो 2 के अंदर चेंज करता हूं, क्योंकि ये एलिमेंट सेकंड रो में आता है, तो ये तो तय होगा कि सेकंड रो के अंदर चेंज लाना है। और कैसा चेंज लाएंगे? देखिए यहां पर 0 लाना है, इस हिसाब से सोचिए। तो आप एक काम करो ना, रो 2 में से फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर मैं R2 में से, मुझे यहां पर 0 चाहिए, मतलब 3 - 3 0, तो 1 को अगर मतलब 3 से मल्टीप्लाई किया जाए
और फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट किया जाए तो काम बनेगा, लेकिन सिर्फ 1 को नहीं कर सकते, पूरे रो को करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करें, R1 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जो मिलेगा उस रो को R2 में से सब्ट्रैक्ट करें। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन किसके अंदर हो रहा है, रो 2 के अंदर हो रहा है। और किस तरीके से हो रहा है, इस तरीके से। तो ये बात समझनी है, तभी जाके आप इनवर्स निकाल सकेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। ठीक है, तो क्या करेंगे, R2 के अंदर चेंज, सो नया मैट्रिक्स जो मिलेगा वो इसको इक्विवेलेंट रहेगा। अब पहला रो एज इट इज रहने वाला है, जो चेंज होगा वो सेकंड रो में होने वाला है। पहला रो एज इट इज रहेगा, दिस 1 2। अब सेकंड रो में क्या चेंज होगा, तो R2 दैट इज 3 में से सब्ट्रैक्ट होने जा रहा है -3 टाइम्स R1 मतलब 3, और फिर 4 में से सब्ट्रैक्ट होगा -3 टाइम्स R1 दैट इज 6। तो क्या मिल रहा है आपको, 1 2 0 एंड -2। तो आ गया, ये बन गया आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मेन डायगोनल के नीचे का पार्ट 0 हो गया। तो इस प्रकार से आपको सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन मिला। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या पूछा है, वही एक मैट्रिक्स दिया है और इसको कन्वर्ट करना इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पर सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन का अप्लाई करके आपको दिए गए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। अब सबसे पहले यहाँ पर देखिए 1 -1 2 3। तो आपको अगर इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है तो क्या करना होगा, यहाँ पर 1 ऑलरेडी है, यहाँ पर 1 लाना होगा और इन दो जगहों पर 0 लाना होगा। ठीक है, तो याद रखना हमेशा कि जब भी दिए गए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होता है तो कैसा किया जाता है कन्वर्ट। अगर 2x2 का मैट्रिक्स दिया है तो पहले इसको 1 में कन्वर्ट करो, नहीं है तो, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है। फिर रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हो तो इसके कॉलम में जो आ रहा है, इसको 1 बनाने के बाद इसके कॉलम में जो आता है उसको 0 बनाओ। ठीक है, और फिर नेक्स्ट स्टेप में इसको 1 बनाओ और फिर इसके कॉलम में जो आता है उसको 0 बनाओ। तो आप सबसे पहले स्टेप में ये 1 बनाना है, लेकिन ये 1 ऑलरेडी दे रखा है, तो क्या करेंगे, इसको 0 बनाएंगे। ये चीज मैं इनवर्स के बारे में इनवर्स के टाइम बताऊंगा आपको। ठीक है, कि जब रो ट्रांसफॉर्मेशन करके दिए गए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बनाना होता है तो क्या क्या स्टेप्स है। देखिए, अगर 2x2 का मैट्रिक्स दिया है A11 A12 A13 एंड A14, सॉरी A21 एंड A22, और आपको इसको आइडेंटिटी बनाना है, तो स्टेप 1 में आप क्या करेंगे, जो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है, रो की बात हो रही है, अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन से आपको इसको आइडेंटिटी बनाना है तो जो रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है करो, लेकिन इस A11 को 1 बनाना है सबसे पहले। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे आप, A21 को 0 बनाएंगे। इसको 1 बनाने के बाद में इसके, अगर आप रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हो तो उल्टा करने का, इसको 1 बनाने के बाद में इसके कॉलम में जो एलिमेंट आ रहा है उसको 0 बनाना है, अप्लाइंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। फिर थर्ड स्टेप के अंदर इसको 1 बनाना है, A22 को 1 बनाइए, और फिर इसके कॉलम में जो हो रहा है उसको 0 बनाइए, दैट इज A12 को 0 बनाइए। ठीक है, चलिए, तो बेटा अभी यही सारे स्टेप्स यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये आइडेंटिटी बन जाएगा, इसको आइडेंटिटी बनाने के लिए। तो क्या करना है, ये ऑलरेडी 1 है, मतलब स्टेप 1 हमारा खत्म है। स्टेप 2 में क्या करना है, इसको 0 बनाना है, मतलब चेंज किसके अंदर करना है, रो 2 के अंदर चेंज करना है, सेकंड रो के अंदर चेंज। और कैसा चेंज करना है, तो सेकंड रो में से हम लोग, क्योंकि यहाँ पर मुझे 0 लाना है, तो सेकंड रो में से 2 टाइम्स फर्स्ट रो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो हमें जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो कैसे रहेगा, फर्स्ट रो एज इट इज है, सेकंड रो में क्या चेंज होने वाला है, सेकंड रो में से 2 टाइम्स फर्स्ट रो चेंज होने सब्ट्रैक्ट होने वाला। सो 2 - 2 0 बन जाएगा, और 3 टाइम्स, देखिए R2 क्या है आपका 3 है, माइनस साइन, और 2 से R1 को मल्टीप्लाई करना है, दैट इज -2, तो क्या बन जाएगा 5। तो यहाँ पर आ रहा है 5। ठीक है, अब यहाँ पर 0 आ गया। अब यहाँ पर 1 लाना है, तो कैसे लाया जाएगा 1, तो सिंपल है, R2 के अंदर चेंज करना है। और कैसे चेंज करना है, तो R2 को डिवाइड कीजिए 5 से। R2 इज गोइंग टू बी चेंज्ड, हाउ, वी आर गोइंग टू डिवाइड R2 बाय 5। तो इससे इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा, नहीं तो ऐसे नहीं होना चाहिए, इसको 1 बनाने जा रहे हो और ये कुछ अलग आ जाए, क्योंकि ये तो आपको मेंटेन रखना है अभी 0। इसीलिए मैंने वो स्टेप्स बताए थे कि उस स्टेप से अगर हम लोग करते हैं तो ये बाकी के चेंज नहीं होते, नहीं तो वो ऐसा हो जाएगा, इसको चेंज कर रहे हो वो चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करना है, सेकंड रो को आपको 5 से डिवाइड करना है। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू, फर्स्ट रो एज इट इज रहेगा, ये 0 ही बना रहेगा, और ये 1 बन जाएगा जब आप 5 से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पर लाना है 0, कैसे लाएंगे, तो R1 के अंदर चेंज करना होगा। सो R1 इज गोइंग टू बी चेंज, और कैसा चेंज करेंगे R1 में, तो R1 प्लस R2 कर दो। देखो, अगर R1 प्लस R2 करते हो तो 1 + 0 1 ही रहेगा जो चाहिए था, और लेकिन -1 + 1 0 बन जाएगा, तो यहाँ पर 0 आएगा। सो चेंज किसके अंदर आने वाला है, रो 1 के अंदर, सेकंड रो रहेगा एज इट इज,
और फर्स्ट रो के अंदर कैसे चेंज हो रहा है, 1 + 0 दैट इज 1, -1 + 1 दैट इज 0। तो ये बन गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इस प्रकार से रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके आपने दिए गए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाया है। ठीक है, सो ऐसा मान लो कि ये इनवर्स रो ट्रांसफॉर्मेशन से जब इनवर्स निकालते हैं हम तब करने वाली प्रोसेस है ये। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि आपको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म दिस मैट्रिक्स इनटू एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बाय सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन। रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके बेटा हमें इस मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। मतलब समझते हो अपर ट्रायंगुलर का इन तीनों को जीरो बनाना है, बाकी जो बच जाए हमें कोई मतलब नहीं। अपर ट्रायंगुलर का मतलब होता है कि मेन डायगोनल के नीचे के ये तीन एलिमेंट जीरो बनाने हैं इनको। तो चलिए दिया गया मैट्रिक्स लिखा जाए, दैट इज 1 -1 2 2 1 3 3 2 4। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है बेटा, इसके अंदर रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके इनको जीरो बनाना है। तो देखिए ये वही वाली बात है, अगर आप इनको जीरो बनाना चाहते हो तो सबसे पहले ये इसको 1 बनाइए, तो ये ऑलरेडी 1 है, तो इसको रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हो तो पहले इसको 1 बनाइए, फिर उसके कॉलम में आने वाले को 0 बनाइए, नेक्स्ट इसको 1 बनाइए, उसके कॉलम में आने वाले को 0 बनाइए, नेक्स्ट इसको 1 बनाइए, उसके कॉलम में आने वाले को 0 बनाइए। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की तरकीब है। लेकिन जब आपको अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर बनाने के लिए कहते हैं तभी भी वही यूज करना है। क्यों? क्योंकि आपको 0 चाहिए होता है। अब यहाँ पर 1 दिया है तो आप इसको आराम से 0 बना सकते हो। ठीक है, लेकिन इसको 0 बनाने के चक्कर में ये चेंज होने वाला है, तो फिर से उसको 1 बनाओ। अगर दिक्कत आ रही है 0 लेने में, ठीक है ना, क्योंकि इनके अंदर चेंज नहीं होना चाहिए। फिर एक बार आपने इनको 0 बना दिया तो इसको 0 बनाने के चक्कर में ये दोनों चेंज नहीं होने चाहिए, इस प्रकार से चेंज कराना है। तो यहाँ पर 1 दिया है, अब मैं क्या करूंगा, इस मैट्रिक्स के ऊपर R2 में चेंज कराऊंगा। कैसे? R2 में से मैं 2 टाइम्स R1 सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर 0 चाहिए इस पोजीशन पर। तो 2 - 2 0 आता है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा। और सिमिलरली मैं R3 भी चेंज करने जा रहा हूँ। कैसे? तो R3 में से मैं 3 टाइम्स R1 सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो दोनों भी रो अप्लाई कर सकते हो आप ट्रांसफॉर्मेशन साइमल्टेनियसली। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू फर्स्ट रो आपका एज इट इज रहेगा। सेकंड रो में आपको क्या मिलने वाला है, 2 - 2 दैट इज 0। फिर यहाँ का एलिमेंट निकालना है, तो सेकंड रो का एलिमेंट है 1, ये माइनस, और 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज -1, तो आपको मिलेगा 3। तो यहाँ का एलिमेंट आ रहा है 3। फिर R2 में से 2 टाइम्स R1 सब्ट्रैक्ट होगा दैट इज 3 - 2 टाइम्स 2 दैट इज -1। ठीक है, नेक्स्ट R3 के अंदर चेंज क्या हो रहा है, R3 - 3 टाइम्स R1, 3 - 3 0, 2 माइनस, अब यहाँ पर देखिए ये R3 -3 टाइम्स R1 क्या है, -1, सो ये 2 + 3 5 आएगा। नेक्स्ट R3 -3 टाइम्स R1 दैट इज 2 दैट इज -2 मिलेगा। ठीक है, तो क्या हो गया, अपर ट्रायंगुलर बनाने की तरफ जा रहे हैं हम लोग, इन दोनों को 0 बनाए। अब दिक्कत है इसको 0 बनाना है, लेकिन इसको 0 बनाते समय इन दोनों के अंदर चेंजेस आने नहीं चाहिए, क्योंकि आगे तो फिर वही बात होगी, फिर वही दिन भर खेलते बैठेंगे, क्या जिंदगी जाएगी फिर उसी के अंदर। पहले इसको 0 बनाया, फिर इसको बनाया, फिर इसको बनाते समय ये चेंज हो गया, फिर इसको बनाया, फिर ये चेंज हो गया। तो इसको 0 बनाया, इसको मेंटेन रख के कैसे किया जाए ये सोचना है। तब ऐसे सिचुएशन में आपको सोचना होगा कि आपको क्या करना है बेटा, इसी को 0 बनाना है ना, तो आप इसका इसके साथ में मतलब R3 के अंदर चेंज करना है तो उसको R2 के साथ रिलेट करके कीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए जब आप जैसे मान लीजिए कि आपको 0 बनाना है, तो आप R3 के अंदर चेंज लाना चाहते हो, तो कैसा चेंज लाएंगे आप, R3 में से सब्ट्रैक्ट कीजिए R2, लेकिन कैसे, तो R2 को आप मल्टीप्लाई कीजिए 5/3 से। क्यों? क्योंकि इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है और यहाँ पर 0 आना है, तो इसको अगर मैं 5/3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 कैंसिल हो जाएगा और 5 बचेगा, तो 5 - 5 0 बनेगा। और आप क्योंकि R3 का चेंज R2 के साथ क्यों ले रहे हो, क्योंकि ये जो भी आप इन दोनों के साथ में करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों भी 0 है। ठीक है ना, तो ये दोनों का मेंटेन रहेगा। लेकिन वही अगर आप R3 में चेंज लाना चाहते हो और उसको अगर R1 के साथ रिलेट करके करेंगे तो फिर दिक्कत क्रिएट होगी। देखिए आप R3 के अंदर चेंज ला सकते हो, यहाँ पर 0 लाना है तो आप R3 + 5 टाइम्स R1 कर सकते हो, तो यहाँ पर तो 0 आएगा लेकिन ये चेंज हो जाएगा फिर। तो ये आपको सोचना है कि आप यहाँ पर 0 लाते समय ये दोनों 0 मेंटेन रखने हैं। ठीक है, इसलिए मैंने सिर्फ इन दोनों के बीच में किया। अब R3 का अंदर चेंज होगा, सो R1 R2 में एज इट इज लिख देता हूं,
अब इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, आप करके देख सकते हो। ये R3 है 0 -5/3 टाइम्स 0, तो 0 ही मिलेगा। अब 5, ये R3 है 5 -5/3 टाइम्स R2, 3 3 कैंसिल, तो 0 मिलेगा आपको। फिर R3 है आपके पास -2 -5/3 टाइम्स R2, दैट इज -1, तो आपको मिलेगा -2 + 5/3, तो ये मिल रहा है -6 + 5, दैट इज -1, तो ये आएगा -1। ओहो, तो क्रॉस मल्टी -1/3 आएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये हमारा ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाता है जो रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड था। तो ऐसा समझिए ये नेट प्रैक्टिस था। अब असली मैच शुरू होने वाला है जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा। उसके पहले मैं एक थ्योरी वाला क्लास लूँगा जिसमें मैं बताऊँगा आपको कि रो ट्रांसफॉर्मेशन करके इन्वर्स कैसे निकाला जाता है मैट्रिक्स का, एंड बाय यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्स कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे फिर, है ना। तो इसको अच्छे से कर लो, तभी नेक्स्ट वीडियो काम का है आपके। और 11th वाला भी अच्छे से करना है। गुड बाय।